चलिए आइए अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है इमरजेंसी प्रोविजंस। हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें आपातकालीन स्थितियों के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है, अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। You have read in the preceding lessons that the Constitution of India is federal in nature by having a unitary bias. आप हमारे आगे के वीडियोस में ये पढ़े हैं कि भारत जो है उसका जो संविधान जो है वो क्या है, एक संघीय प्रणाली का है, स्वरूप का है, जिसमें एक यूनिटरी बियास है, मतलब यहाँ पे एकता है। On the one hand, it has all the characteristics features of federation, while on the other hand, the center is more powerful than the state. एक तरफ तो फेडरेशन जो संघ होता है उसके सारी विशेषताएं भारतीय संविधान में हैं, और दूसरी तरफ जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा शक्तियां हैं। When the Constitution of India was being drafted, India was passing through a period of stress and strain. जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब वह एक ऐसा समय था जब बहुत तनाव और खिंचाव का समय था। Partition of the country, communal riots and the problems concerning the merger of princely states including Kashmir. उस समय देश का विभाजन हो रहा था, बहुत सारे दंगे हो रहे थे, जो राजशाही राज्य थे, ठीक है, उनको एक करके भारत बनाया जा रहा था, कश्मीर को भी उसमें जोड़ना था। Thus the constitution makers thought the equipped to central government with the necessary authority so that in the hour of emergency, when the security and stability of the country is threatened by internal and external threats. तो इसलिए जो लोग संविधान बना रहे थे वह यह सोचे कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिया जाए, ताकि जब आपातकालीन स्थिति आएगी तो देश का जो सुरक्षा है, जो संतुलन है, उसको बनाए रखने के लिए जब कभी आंतरिक या बाहरी रूप से कोई खतरा पैदा होगा तो जो केंद्र सरकार है उसके हाथ में शासन जाएगा और वह पूरे देश को चलाएगी। Therefore, some emergency provisions were made in Constitution to safeguard and protect the security, integrity and stability of the country and effective functioning of the state governments. इसलिए कुछ आपातकालीन प्रावधान बनाए गए हमारे भारतीय संविधान में ताकि हमारे देश को रक्षा किया जा सके, उसको एकजुट रखा जा सके, उसकी एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे और हमारा देश स्टेबल रहे। साथ ही साथ जो हमारा राज्य सरकार है वह भी ठीक तरह से काम कर सके। अब देखिए ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग क्या क्या चीज पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। आफ्टर स्टार्टिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब यह पाठ पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे, recognize the union government has no option except to assume extraordinary powers in emergencies. आप यह समझ पाएंगे कि जो हमारा केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, इसके पास और कोई भी रास्ता नहीं है, ठीक है। जब भी कभी इमरजेंसी सिचुएशन आएगा, आपातकालीन स्थिति आएगी, तो जो हमारा केंद्र सरकार है उसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, असाधारण शक्तियां होनी जरूरी है। Identify the situation in which the President can proclaim a state of national emergency under Article 352. हमारे संविधान के आर्टिकल 352 के अंतर्गत यह लिखा हुआ है कि जब कोई राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति आएगी तो हमारा प्रेसिडेंट उसको घोषित कर सकता है और पूरा जो ताकत है देश को चलाने का वह किसके हाथ में चला जाएगा, वह केंद्र सरकार के हाथ में चला जाएगा। Describe the various effects of national emergency relating to executive, legislative and financial matters with special reference to the fundamental rights. आप यह भी समझ पाएंगे कि जब कभी राष्ट्रीय आपातकालीन परिस्थिति आती है तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल पे, लेजिस्लेटिव लेवल पे, आर्थिक स्थिति, शासनिक स्थिति, ठीक है। और यह भी देख पाएंगे कि हम उस समय हमारा जो
मौलिक अधिकार होता है उसमें क्या होता है। साइट एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इमरजेंसीज प्रोक्लेम्ड इन द कंट्री विद द ड्यूरेशन एंड इफेक्ट। आप ये देख पाएंगे कि भारत में कब कब कैसे कैसे राष्ट्रीय आपातकालीन स्थितियां आई थी, कितने दिन तक रहा था वो और उससे क्या हुआ था। डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस इन विच द प्रेसिडेंट कैन मेक अ प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल्स इन द स्टेट। आप यह चीज समझ पाएंगे कि वो क्या परिस्थिति आती है जब हमारे संविधान के आर्टिकल 356 के अंतर्गत जब कोई राष्ट्रपति शासन पूरे देश में या किसी राज्य में राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। Cite a few examples when such proclamation were made due to breakdown of constitutional machinery। आप ये देखेंगे कि कब प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, जब हमारा संवैधानिक जो कार्य है उसमें कुछ असुविधाएं आई। Recall the imposition of precedent rules that have has often been controversial in the context of smooth center-state relationship। आप ये चीज समझ पाएंगे कि जब जब राष्ट्रपति शासन लगा किसी राज्य में तो उससे जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो संबंध था उसमें कितने असुविधाएं आई। डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस अंडर विच फाइनेंशियल इमरजेंसीज कैन बी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 360। हमारे संविधान में जो आर्टिकल 360 है उसके अंदर क्या क्या परिस्थितियां हैं जब आर्थिक आपातकालीन परिस्थिति आती है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पार्लियामेंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब जब कोई आर्थिक आपातकालीन परिस्थिति आती है तो उस समय संसद का क्या कार्य होता है, आप ये भी समझ पाएंगे। डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्थिक आपातकालीन परिस्थिति के आने का क्या प्रभाव होता है देश में, वो आप समझ पाएंगे। तो अब ये सारा चीज पे आप देखेंगे कि छोटा छोटा बहुत सारा वीडियोस बनेगा, लाइन से सारा को पढ़िए, डिटेल में हम लोग बनाए हैं। आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप मुझे मेरे ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 9.1 इमरजेंसी कॉज्ड बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एक्सेट्रा। अब देखिए, युद्ध के वजह से या बाहरी जो लोग हमारे देश का पर आक्रमण करते हैं उसके वजह से जब आपातकालीन स्थिति आती है तब क्या होता है। Provisions have been made in the Constitution for dealing with extraordinary situations that may threaten the peace, security, stability and governance of the country or a part thereof। हमारे संविधान में संशोधन किया हुआ है, ठीक है। हमारे संविधान में प्रोविजंस है कि जब भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आएगा, जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आएगा जो कि हमारे देश के शांति को, सुरक्षा को, स्टेबिलिटी, हमारे देश के सरकार को या हमारे देश के किसी हिस्से पे अगर कोई आपदा आएगी तो उस समय क्या करना है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी और क्राइसिस सिचुएशन दैट आर एनविसेज्ड। 3 प्रकार के ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण स्थितियां हैं या ऐसे संकट की स्थितियां हैं जो कि हमारे संविधान में लिखी हुई है। यहाँ पे एक शब्द है एनविसेज्ड, उसका मतलब क्या होता है, परिकल्पना की गई, मतलब जिसके बारे में आप सोचे हैं, प्री अज्यूम करना कि हाँ इस प्रकार का परिस्थिति आ सकता है। फर्स्ट, व्हेन देयर इज अ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन हैज बीन कमिटेड और देयर इज अ थ्रेट ऑफ द सेम और इफ इंटरनल डिस्टर्बेंस अमाउंटिंग टू आर्म्ड रिबेलियन टेक्स प्लेस। सबसे पहला क्या है, या तो युद्ध की परिस्थिति हो, या तो बाहर से आक्रमण हो सकता है आपके देश में, या आपको ऐसा लगे कि हाँ खतरा है इस प्रकार का कुछ। दूसरा, जब आपके देश में रहने वाले लोग ही आपके खिलाफ हो जाएं, देश के खिलाफ हो जाए। सेकेंड, when it becomes impossible for the government of a state to be carried on in accordance with the constitution। दूसरा ये, जब किसी राज्य सरकार के लिए यह नामुमकिन हो जाए कि वह संविधान के हिसाब से अपने राज्य को चला सके। एंड थर्ड, इफ द क्रेडिट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्री इज थ्रेटेंड। और तीसरा, जब किसी देश का
आर्थिक जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, अगर वो खतरे पे आ जाए, ठीक है, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्थिरता। इन ईच केस द प्रेसिडेंट में इशू अ प्रोक्लेमेशन विथ वैरिंग कॉन्सिक्वेंसेस। हर एक परिस्थिति में, आप जो यहाँ पे तीनों जो परिस्थिति देखे हैं, इसमें जो राष्ट्रपति है वह यह घोषणा कर सकते हैं, ठीक है, कि अब इमरजेंसी का समय आ गया है। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस द इमरजेंसी कॉज्ड बाय वॉर एटसेट्रा, पॉपुलरली नोन एज द नेशनल इमरजेंसी। अब जो हम लोग भाग पढ़ेंगे उसमें हम लोग जिस आपातकालीन परिस्थिति की बात करेंगे वह युद्ध का जब समय होता है तब होता है, ठीक है। इसको हम लोग राष्ट्रीय आपातकालीन की परिस्थिति कहते हैं। 9.1.1 प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। जब राष्ट्रीय आपातकालीन परिस्थिति की घोषणा की जाती है हमारे संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, The Constitution of India has provided for imposition of emergency caused by war, external aggression or internal rebellion। जो भारतीय संविधान है वो हम लोग को यह बताए हैं कि जब युद्ध के वजह से या बाहरी आक्रमण के वजह से या अगर ऐसे हो कि आपके ही देश के लोग अगर विद्रोही हो जाएं तो उस परिस्थिति में क्या करना है उसके बारे में दिया हुआ है। दिस इज डिस्क्राइब्ड एज द नेशनल इमरजेंसी। ये जो परिस्थिति है युद्ध की, बाहरी आक्रमण की, या आपके अपने देश के जो नागरिक है वो विद्रोही हो जाएं, तो इस परिस्थिति को नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकालीन परिस्थिति कहते हैं। दिस टाइप ऑफ इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन इज वेरी ग्रेव एंड द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयरऑफ इज थ्रेटन्ड और इज लाइकली टू बी थ्रेटन्ड ईदर बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और बाय आर्म्ड रिबेलियन विद इन द कंट्री। तो यह जो आपातकालीन स्थिति है, यह जो इमरजेंसी सिचुएशन है, यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित की जा सकती है अगर वह इस बात को समझते हैं, अगर वो इस बात से सैटिस्फाइड होते हैं कि परिस्थिति बहुत ही गंभीर है, अब भारत का जो सुरक्षा है उस पर बात आ गया है या भारत के किसी हिस्से की सुरक्षा पे बात आ गया है, चाहे वो कैसे भी हो, युद्ध के जरिए हो या बाहरी आक्रमण के जरिए हो, या तो आपके ही देश के नागरिक अब विद्रोही हो गए हैं, वो अपने हाथों में हथियार ले लिए हैं। द प्रेसिडेंट कैन इशू सच अ प्रोक्लेमेशन इवन ऑन द ग्राउंड ऑफ थ्रेट ऑफ वॉर और अग्रेशन। अब जो राष्ट्रपति हैं वो इस नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकालीन की परिस्थिति की घोषणा तब भी कर सकते हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि युद्ध हो सकता है या लोग विद्रोही हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर सच एन इमरजेंसी ओनली इफ द कैबिनेट रिकमेंड्स इन राइटिंग टू डू सो। अब जो 44th अमेंडमेंट जो संशोधन किया गया हमारे संविधान में, उसमें यह है कि राष्ट्रपति तभी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकालीन परिस्थिति की घोषणा कर सकते हैं जब कैबिनेट इस बात की रिकमेंडेशन देता है लिखित में। Such a proclamation of emergency has to be approved by both the houses of parliament by absolute majority of total membership of the houses as well as 2/3 majority of members present and voting within 1 month, otherwise the proclamation ceases to operate। अब यह जो घोषणा है आपातकालीन की, ये तभी मानी जाएगी जब दोनों हाउस में, विधानसभा और राज्यसभा दोनों संसद में मेजॉरिटी मिले, जितने लोग वहाँ पे उस समय प्रेजेंट हैं उसके 2/3 वोट मिले, ठीक है, और 1 महीने के अंदर ही ये वोटिंग हो, नहीं तो यह जो घोषणा है यह लागू नहीं होगी। इन द केस ऑफ लोकसभा स्टैंड्स dissolved at the time of proclamation of emergency or it is not in session, it has to be approved by the Rajya Sabha within 1 month and later on by the Lok Sabha also within 1 month of the start of its next session। अब मान लीजिए अगर लोकसभा उस समय काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उस समय लोकसभा का कार्य समय नहीं है, ठीक है, तो ये जो घोषणा की गई है, ठीक है, इसको किससे अप्रूव करना होगा? राज्यसभा से अप्रूव करना होगा 1 महीने के भीतर,
और लोकसभा का जब सेशन चालू होगा तब उसके स्टार्टिंग के 1 महीने के अंदर ही ये घोषणा को वोटिंग के द्वारा अप्रूव करवाना होगा. Once approved by the parliament, the emergency remains in force for a period of 6 months from the date of proclamation. एक बार जब संसद में इमरजेंसी आपातकालीन की परिस्थिति को मान लिया जाता है, अप्रूव कर दिया जाता है, तो यह जो आपातकालीन की परिस्थिति है यह 6 महीने तक रहती है. जिस तारीख को यह घोषणा की गई है उस तारीख से 6 महीने तक ये रहती है. In case it is to be extended beyond 6 months, another prior resolution has to be passed by the parliament. अगर इसको 6 महीने और बढ़ाना है तो इसके लिए फिर से पहले से एक रिजोल्यूशन पास करना होता है संसद से. In this way, such emergency continues indefinitely. अब इस तरह से ये 6 महीना आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा. तो ये परिस्थिति जो आपातकालीन की परिस्थिति है ये चलता ही रहता है. But if the situation improves, the emergency can be revoked by another proclamation by the President of India. अगर मान लीजिए परिस्थिति ठीक हो जाता है तो ये जो आपातकालीन की स्थिति है इसको हटा ली जाती है एक और घोषणा करके हमारे देश के भारत के राष्ट्रपति द्वारा. The 44th amendment of the Constitution provides that 10% or more members of the Lok Sabha can requisition a meeting on the Lok Sabha, and in that meeting it can disapprove or revoke the emergency by a simple majority. जो हमारा 44वां संशोधन हुआ 44th अमेंडमेंट किसमें, हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यह देते हैं कि 10% या उससे ज़्यादा जो संसद लोकसभा के जो सदस्य हैं वह एक मीटिंग रख सकते हैं लोकसभा का, और उस मीटिंग में वो लोग एक सिंपल मेजॉरिटी से इस इमरजेंसी आपातकालीन के परिस्थिति को हटा सकते हैं. और अगर मान लीजिए 10% या उससे ज़्यादा लोग लोकसभा की मीटिंग रखते हैं तो वो मिलके इस आपातकालीन की परिस्थिति को इनऑपरेटिव कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं. नेशनल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन आवर कंट्री 3 times सो फार. अभी तक हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकालीन परिस्थिति हुई है. फॉर द फर्स्ट टाइम इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 26 अक्टूबर 1962 आफ्टर चाइना अटैक्ड आवर बॉर्डर्स इन द नॉर्थ ईस्ट. सबसे पहला जो आपातकालीन परिस्थिति आया वो कब आया था? 26 अक्टूबर 1962 में, जब चाइना नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर्स में आक्रमण किया था. दिस नेशनल इमरजेंसी लास्टेड टिल 10 जनवरी 1968, लॉन्ग आफ्टर द हॉस्टिलिटीज सीज्ड. अब यह जो राष्ट्रीय आपातकालीन की परिस्थिति थी ये 10 जनवरी 1968 तक रही, ठीक है, बहुत दिनों बाद, जबकि जो हॉस्टिलिटीज़ थे उनको सीज कर दिया गया. अब देखिए हॉस्टिलिटीज़ एक वर्ड है, हॉस्टिलिटीज़ इसका मतलब क्या हुआ? शत्रुता, ठीक है. जो युद्ध के कार्य थे वो खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद भी ये नेशनल इमरजेंसी काफ़ी समय तक लागू रहा. For the second time, it was declared on 3rd December 1971 in the wake of the Second India-Pakistan War and was lifted on 21 March 1977. दूसरे बार जो नेशनल इमरजेंसी है वो 3 दिसंबर 1971 में आया जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, ठीक है, और यह 21 मार्च 1977 तक रहा. While the second emergency on the basis of the external aggression was in operation, third national emergency called internal emergency was imposed on 25 June 1975. जब सेकेंड इमरजेंसी चल रहा था उसी दौरान इंटरनल इमरजेंसी, मतलब अपने ही देश के लोग विद्रोही हो गए थे, तो 25 जून 1975 में इंटरनल इमरजेंसी भी लागू कर दी गई. वो हमारे देश में तीसरी इमरजेंसी थी. दिस इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस. अब ये जो तीसरा आपातकालीन स्थिति आया वो आंतरिक देश के अंदर के जो नागरिक थे उनके ही विद्रोह के वजह से आया. Internal disturbance justified imposition of the emergency despite the fact that the government was already armed with the powers provided during the second national emergency of 1971 which was still in operation. अब देखिए जो आंतरिक
डिस्टर्बेंस आया, इंटरनल डिस्टर्बेंस आया, आपके ही देश के लोग विद्रोही हो गए, ठीक है, इससे इमरजेंसी लागू हो गया। और जो सरकार था, जो सरकार के लोग थे, वो लोग पहले से ही उनके पास ये शक्तियाँ थी, उनके पास पावर्स था, ठीक है, क्योंकि उस समय सेकेंड नेशनल इमरजेंसी लागू था 1971 से। 9.1.2 इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अब ये जो नेशनल इमरजेंसी आया उसका क्या क्या इफेक्ट्स हुआ वो देखिए। The declaration of national emergency has far-reaching effects both on the rights of individuals and the autonomy of the states in the following manner. अब जो नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकालीन परिस्थिति की घोषणा की गई, इसका बहुत दूर तक बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, दोनों, एक व्यक्ति के अधिकारों में भी और एक राज्य का स्वराज्य की स्थिति में भी। The most significant effect is that the federal form of the constitution changed into unitary. अब देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रभाव यह पड़ा कि हमारा संविधान जो कि एक संघीय रूप था उसका, वह एक एकता में बदल गया। The authority of the center increases and the parliament assumes the power to make laws for the entire country or any part thereof, even in respect of subjects mentioned in the state list. अब जो स्टेट लिस्ट था, जो स्टेट का क्षेत्र था, उसका भी कानून सेंटर बनाने लगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंटर जो था, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका जो शक्तियाँ था, अधिकार था, उसको बढ़ा दिया गया हमारे संसद द्वारा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू डायरेक्शंस टू द स्टेट्स as to the manner in which the executive power of the state is to be exercised. अब जो राष्ट्रपति हैं भारत के, वह जो राज्य सरकार है उसको डायरेक्शंस देने लगे, ठीक है, कि किस तरह से उनको काम करना है, ठीक है, किस तरह से राज्य को चलाना है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द लोक सभा कैन एक्सटेंड इट्स टेन्योर बाय अ पीरियड ऑफ 1 year एट अ टाइम। अब इस समय जो लोकसभा का जो काम करने का समय था, जो टेन्योर था, उसको 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया। बट द सेम कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 6 months आफ्टर द प्रोक्लेमेशन सीज टू ऑपरेट। अब लेकिन जब यह घोषणा हटा दिया गया 6 महीना बाद, ठीक है, तब लोकसभा का काम को और एक्सटेंड नहीं किया जा सका। द टेन्योर ऑफ स्टेट असेंबलीज कैन ऑल्सो बी एक्सटेंडेड इन द सेम मैनर। अब जो स्टेट असेंबलीज था उसका भी जो समय काल था कार्य का, उसको भी इसी तरह से बढ़ाया गया। ड्यूरिंग इमरजेंसीज द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू मॉडिफाई द प्रोविजंस रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द यूनियंस एंड द स्टेट्स। अब आपातकालीन के परिस्थिति में, आपातकालीन के समय में जो राष्ट्रपति थे उनके पास यह शक्ति थी कि उनके पास यह प्रावधान था कि वह जो इनकम है, जो पैसा है, वो कैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बांटेंगे। The fundamental rights under Article 19 about which you have already learnt are automatically suspended and this suspension continues till the end of the emergency. अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं वो आगे के वीडियो में फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़े थे, ठीक है, तो आपके जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो हटा दिए गए। कब तक? जब तक ये आपातकालीन की परिस्थिति लागू रही। But according to the 44th Amendment, freedoms listed in Article 19 can be suspended only in the case of proclamation on the ground of war or external aggression. लेकिन 44th जो अमेंडमेंट हुआ उसके अनुसार जो आज़ादी है, ठीक है, हर एक इंसान का अधिकार है, उसका मौलिक अधिकार है कि उसको आज़ादी मिले, अनुच्छेद आर्टिकल 19 के अंदर, वो तभी हटाया जा सकेगा जब या तो देश युद्ध कर रहा है या बाहरी आक्रमण हुआ है देश के ऊपर। From the above discussion, it becomes quite clear that emergency not only suspends the autonomy of the state, but also converts the federal structure of India into a unitary one. अब ये जो हम लोग डिस्कशन किए, ठीक है, ये जो हम लोग पढ़े, इससे हम लोग को क्या पता चला कि जब भी कभी आपातकालीन की परिस्थिति आती है तो किसी राज्य का स्वराज्य, उसका अपना जो रूप है, ठीक है, उसका जो ऑटोनॉमी है, स्वशासन, जो उसका खुद का अधिकार है, वह उससे छिना जाता है, ठीक है, ले लिया जाता है। और भारत का जो संघीय संरचना है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, वो बदल के एक यूनिटरी बन जाता है, मतलब वह एक बन जाता है, पूरा देश एक होकर काम करता है,
ठीक है, एक ही सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश को चलाती है. Still, it is considered necessary as it equips the union government with vast powers to cope up with the abnormal situation. अभी भी इसको ज़रूरी माना जाता है क्योंकि जो केंद्र सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास ज़्यादा शक्तियां हैं जब भी कोई आपके पास आपातकालीन परिस्थिति या असाधारण परिस्थिति आती है. The exigencies of the situation prevailing in the period 1975 to 77 necessitated certain changes in the constitution regarding emergency provisions. आप देखिए 1975 से जो परिस्थिति रहा है, ठीक है, उसमें यह ज़रूरत देखा गया. एक्सीजेंसीज का मतलब क्या होता है? ये ज़रूरत पाया गया कि कुछ बदलाव किया जाए हमारे संविधान में, जो हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस है, आपातकालीन जो परिस्थितियां हैं, अब जो प्रावधान है. Therefore, the 44th Amendment was passed on 30th April 1979 to strengthen the democratic feature of the Indian Constitution and to protect citizens' rights even during the national emergency. इसलिए जो 44th Amendment था, 44वां संशोधन था हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में, वह 30 अप्रैल 1979 को बनाया गया ताकि हमारा जो लोकतांत्रिक विशेषता है उसको और मजबूती मिले भारतीय संविधान में, और हमारा जो अधिकार है, ठीक है, जो एक नागरिक का अधिकार है, जो उसका प्रोटेक्शन का अधिकार है, वह भी उसके साथ बना रहे जब वह किसी राष्ट्रीय आपातकालीन परिस्थिति में हो. अब आइए हम लोग देखते हैं 9.2 इमरजेंसीज ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट. आप देखिए, जब हमारे देश में जो संविधान है वह फेल होता है, ठीक है, राज्य में, तब किस तरह से आपातकालीन की परिस्थिति लागू होती है, आइए उसको देखते हैं. इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट to ensure that governance of a state is carried on in accordance with the provision of the constitution. अब देखिए, यह हमारे केंद्र सरकार का काम है, ठीक है, कि वह इस चीज का ध्यान रखे कि जो राज्य सरकार में जो सरकार चलाई जा रही है वह हमारे संविधान के प्रोविजंस, प्रस्तावना के हिसाब से, हमारे प्रावधान के हिसाब से ही हो, ठीक है. Under Article 356, the President may issue a proclamation to impose emergency in a state if he is satisfied on receipt of a report from the governor of the state or otherwise that a situation has arisen under which the government of the state cannot be carried on smoothly. हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356 के अंदर यह लिखा हुआ है कि एक हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? वो इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि आपातकालीन परिस्थिति है किसी राज्य में. अगर हमारे राष्ट्रपति को ये इस बात का सेटिस्फैक्शन हो, एक रिपोर्ट द्वारा सेटिस्फाई किया जाए, ये रिपोर्ट कौन देगा? उस राज्य का गवर्नर, कि या दूसरे तरह से कि वो जो राज्य है, वो राज्य का सरकार उस राज्य के कार्य प्रणाली को ठीक से नहीं चला पा रहा है. In such a situation, proclamation of emergency by the President is called proclamation on account of the failure or breakdown of the constitutional machinery. अब यह जब परिस्थिति आता है, जब एक राज्य की सरकार अपने राज्य को नहीं चला पाती है, तब जो आपातकालीन परिस्थिति उस राज्य में लागू होती है उसको हम कहा जाता है proclamation on account of the failure or breakdown of constitutional machinery. In popular language, it is called President rule. अब इसको राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है. आप बहुत बार सुने होंगे कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है. यह तभी होता है जब उस राज्य की सरकार अपने राज्य को सही तरीका से नहीं चला पाती है. Like national emergency, such a proclamation must also be placed before the Houses of Parliament for approval. आप देखिए, जिस प्रकार से राष्ट्रीय आपातकालीन परिस्थिति आती है, उसी तरह से अगर प्रेसिडेंट रूल भी लाना है तो इसका भी घोषणा करने से पहले क्या होता है, जो दोनों हाउसेज है, जो संसद है, उससे अप्रूवल लिया जाता है. इन this case approval must be given within 2 months, otherwise the proclamation cease to operate.
अब जब कोई ऐसा परिस्थिति आता है तो इस घोषणा के 2 महीने के अंदर अप्रूवल ले लेना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो इस घोषणा को लागू होने से रोक दिया जाता है। If approved by the parliament, the proclamation remains valid for 6 months at a time. अगर संसद इसको मान जाता है, वहां से इसका अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है, मंजूरी हो जाती है, तो इस घोषणा को, आपातकालीन परिस्थिति की घोषणा को, प्रेसिडेंट रूल को, राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए लागू कर दिया जाता है। इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर 6 months बट नॉट बियॉन्ड 1 year. इसको फिर से 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 1 साल से ज्यादा इसको आप नहीं बढ़ा सकते, नहीं रख सकते। However, emergency in a state can be extended beyond 1 year if a national emergency is already in operation or if the election commission certifies that the election to the state assembly cannot be held. अब देखिए, ये जो इमरजेंसी है जो हम लोग स्टेट पे लगा रहे हैं, इसको 1 साल से भी ज्यादा खींचा जा सकता है अगर राज्य में, देश में राष्ट्रीय आपातकालीन की परिस्थिति पहले से है, या फिर जो इलेक्शन कमीशन है वह इस बात को कहते हैं कि अभी उस राज्य में इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता। This type of emergency has been imposed in most of the states at one time or the other for a number of times. अब यह जो प्रेसिडेंट रूल है, राष्ट्रपति शासन, यह बहुत सारे भारत के राज्यों में लागू किया गया, एक बार या एक से ज्यादा बार। It was in 1951 that this type of emergency was imposed for the first time in the Punjab state. सन 1951 में सबसे पहली बार पंजाब के जो राज्य है उसमें राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। In 1957 the Kerala state was put under the president rule. 1957 में केरला जो राज्य है उसमें राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। There have been many cases of misuse of constitutional breakdown. बहुत सारे ऐसे भी परिस्थितियां आई, ऐसे भी केसेस आए जहां पर जो हमारा संवैधानिक जो ब्रेकडाउन हुआ, जो फेलियर हुआ, उसका गलत इस्तेमाल किया गया। फॉर एग्जाम्पल, in 1977 when Janata Party came into the power at the center, the Congress party was almost wiped out in the North Indian state. उदाहरण के रूप में 1977 में जब जनता पार्टी शक्ति में आई, ठीक है, केंद्र सरकार में, तो कांग्रेस पार्टी उत्तर भारतीय जो राज्य थे वहां से लगभग खत्म से हो गए थे। On this excuse, Desai government at the center dismissed 9 state governments where Congress was still in power. तो इस समय देसाई गवर्नमेंट जो थे वो क्या किए, जो कि सेंटर में थे, वो 9 राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकार थी उसको डिसमिस कर दिए, हटा दिए। दिस एक्शन ऑफ मोरारजी देसाई जनता गवर्नमेंट वॉज स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड बाय द कांग्रेस एंड अदर्स। अब उस समय जो मोरारजी देसाई जनता का जो सरकार चला रहे थे, उनकी कांग्रेस द्वारा और दूसरे पार्टियों द्वारा बहुत आलोचना हुई। बट व्हेन इन 1980 आफ्टर जनता गवर्नमेंट हैड लॉस्ट पावर, कांग्रेस केम बैक टू द पावर एट द सेंटर अंडर मिसेस गांधीज लीडरशिप एंड डिसमिस्ड ऑल द देन जनता पार्टी स्टेट गवर्नमेंट। तो फिर 1980 में जब जनता गवर्नमेंट अपना शक्ति खो दिया, तब कांग्रेस की सरकार वापस सेंटर में आई, कांग्रेस का सेंट्रल गवर्नमेंट बना मिसेस गांधी के नेतृत्व में, और जनता पार्टी का जितना भी राज्य सरकार था उसको सब वो हटा दी। इन बोथ केसेस देयर वाज नो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी बट एक्शंस वर टेकन ओनली ऑन पॉलिटिकल ग्राउंड। अब इस दोनों ही केस में, चाहे आप 1977 लें चाहे 1980 लें, तो यहाँ पे संवैधानिक भूल नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अपने राजनीतिक लाभ के लिए एक पार्टी ने दूसरे पार्टी का सत्ता छीना। In 1986, emergency was imposed in Jammu and Kashmir due to terrorism and insurgency. 1986 में जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद की वजह से और विद्रोहियों की वजह से, इंसर्जेंसी मतलब विद्रोहियों की वजह से आपातकालीन की परिस्थिति को लागू किया गया। इन ऑल देयर आर
more than 100 times that emergency has been imposed in various states for one reason or the other. अगर मैं इसको पूरी तरह से बोलूं तो 100 से भी ज़्यादा बार इमरजेंसी की परिस्थिति लागू की गई है भारत के विभिन्न राज्यों में किसी ना किसी कारण की वजह से. However, after 1995, the use of this provision has rarely been made. हालांकि सन 1995 के बाद यह जो इमरजेंसी की परिस्थिति है, जो इसका प्रावधान है, इसको बहुत ही कम इस्तेमाल किया गया. अब देखिए, पढ़िए 9.2.1 इफेक्ट्स ऑफ इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट. जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसका क्या क्या प्रभाव होता है, ये देखिए. The declaration of emergency due to the breakdown of constitutional machinery in a state has the following effects. मान लीजिए किसी राज्य का अगर संवैधानिक कोई ब्रेकडाउन होता है, वो राज्य का जो सरकार है वो राज्य को नहीं चला पा रहा है और वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल लाया जा रहा है, तो फिर क्या होता है? The president can assume to himself all and or any of the function of the state government, or he may vest all or if any of those function with the governor or any other executive authority. अब जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो ये मान सकता है कि या तो वो पूरा काम करेगा राज्य सरकार का, ठीक है, या कुछ काम वो करेगा, ठीक है, राज्य सरकार का. बहुत सारे काम वो गवर्नर को दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को दे सकते हैं, क्योंकि अब राज्य को तो चलाना है. राज्य सरकार का जो काम है वो कोई ना कोई तो करेगा, तो कुछ काम राष्ट्रपति जी करते हैं और कुछ काम वह अपने अथॉरिटीज में बांटते हैं. द प्रेसिडेंट मे डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पुट इट अंडर सस्पेंशन. अब जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, राज्य विधानसभा, इसका खंडन कर सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं या फिर इसको सस्पेंड कर सकते हैं. He may authorize the parliament to make laws on behalf of the state legislature. अब देखिए, जो हमारे प्रधान राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो पार्लियामेंट को, संसद को ये कह सकते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानसभा के बिहाफ में आप कानून बनाइए. The president can make any other incidental or consequential provision necessary to give effect to the object of proclamation. अब जो राष्ट्रपति हैं वो और भी बहुत सारे प्रावधान ला सकते हैं, ठीक है, प्रोविजंस कर सकते हैं, ताकि जो घोषणा किया गया है, जो प्रेसिडेंट्स रूल लाया गया है, उसके उद्देश्य को पूरा किया जा सके. The way president rules was imposed on various occasions has raised many questions. जिस प्रकार से बहुत बार, बहुत ही अलग अलग परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, उसके खिलाफ बहुत सारे सवाल उठाए गए. एट टाइम्स द सिचुएशंस रियली डिमांडेड इट. बहुत समय ऐसा भी आया कि यह जो सिचुएशन है वो सही में जरूरत था. But at other times, president rules was imposed purely on political grounds to topple the ministry formed by a party different from the one at the center, even that the particular party enjoyed majority in the legislative assembly. अब देखिए, बहुत बार ऐसा भी हुआ कि जो प्रेसिडेंट रूल है, राष्ट्रपति शासन, सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे को देख के भी बहुत सारे पार्टीज जो कि उस समय केंद्र सरकार में थे वो लागू कर दिए, वो सब जगह पर जहां पे उनका सरकार नहीं है. या मान लीजिए अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानसभा है, उसमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए सस्पेंडिंग और डिसॉल्विंग असेंबलीज एंड नॉट गिविंग अ चांस टू द अदर पॉलिटिकल पार्टीज टू फॉर्म गवर्नमेंट्स इन द स्टेट हैव बीन ड्यू टू पार्टीसन कंसिडरेशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट फॉर विच आर्टिकल 356 हैज बीन क्लियरली मिसयूज्ड. अब देखिए, असेंबलीज, सभाओं को भंग करना, उसको खत्म कर देना और जो दूसरे राजनीतिक पार्टीज हैं उनको मौका ना देना ताकि वो अपना सरकार बना सके राज्यों में, ये सब जो केंद्र सरकार है इसलिए किए ताकि पार्टीशन हो जाए, ठीक है, उनकी सरकार सत्ता में रहे, उनके पास ज़्यादा शक्तियां हों, और इसलिए जो आर्टिकल 356 है उसका गलत तरीका से इस्तेमाल किया गया. इन व्यू ऑफ द अबव फैक्ट्स, आर्टिकल 356 हैज़ बिकम वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल.
अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संशोधन जो 356 है हमारे संविधान में, आर्टिकल 356, वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गया। उसके ऊपर बहुत ही आलोचनाएं हुई। ठीक है, कंट्रोवर्शियल का मतलब क्या होता है? विवादास्पद। ठीक है, बहुत विवाद हुआ। In spite of the safeguards provided by the 44th Amendment Act, this provision has been alleged to be misused by the Union government. अब देखिए, 44th Amendment Act में बहुत सारे प्रोविजंस किए गए, ठीक है, लेकिन फिर भी जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, आर्टिकल 356 का, प्रेसिडेंट रूल का बहुत मिसयूज भी, गलत इस्तेमाल भी किए हैं। That is why there is a demand either for its deletion or make provision in the Constitution to restrict the misuse of this article. इसलिए यह मांग की जाती है कि या तो प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 को हटा दिया जाए, या तो फिर इसमें कुछ प्रोविजंस किया जाए हमारे संविधान में, ताकि इसका गलत तरीका से इस्तेमाल ना हो। The Sarkaria Commission, which was appointed to review the center-state relations, also recommended that Article 356 should be used only as a last resort. जो सरकारीय कमीशन बनाया गया था ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में संबंध को अच्छा किया जाए, वह भी इस बात को कहते हैं कि जो आर्टिकल 356 है, ये एकदम अगर अंतिम हमारे पास विकल्प रहे तो ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। The Commission also suggested that the State Legislative Assembly should not be dissolved unless the proclamation is approved by the Parliament. अब ये जो कमीशन है, सरकारीय कमीशन, ये इस बात को भी कहते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, राज्य विधानसभा, इसको नहीं हटाना चाहिए, नहीं खत्म करना चाहिए जब तक संसद से आपको इसका मंजूरी नहीं मिलता है। It further suggested that all the possibilities of forming an alternative government should be fully explored before the center imposes emergency in a state on grounds of breakdown of constitutional machinery. ये इस बात को भी सजेस्ट करते हैं, इस बात का भी एडवाइस देते हैं कि पहले ये देखना चाहिए कि जो राज्य है, क्या उस राज्य में दूसरा जो मजबूत सरकार है, क्या कोई और सरकार बना सकता है? अगर ऐसा है कि कोई और सरकार बना सकता है तो उस सरकार को बनने दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तभी राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन द बोमाई केस दैट द असेंबली मे नॉट बी डिसॉल्व्ड टिल द प्रोक्लेमेशन इज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। अब सुप्रीम कोर्ट, जो कि बोमाई केस के दौरान हुई थी, तो उसमें यह कहा गया कि असेंबली, आप सभा को तब तक खत्म नहीं कर सकते जब तक आपको संसद से इसकी मंजूरी नहीं मिल सकती है। आप सभा को खत्म करने का, विधानसभा को नष्ट करने का घोषणा नहीं कर सकते। On a few occasions, such as when Gujarat government recommended use of Article 356 in Uttar Pradesh, the President returned the recommendation for reconsideration. अब कुछ ऐसी भी परिस्थितियां आई, जैसे उत्तर प्रदेश में आर्टिकल 356 लागू करने का रिकमेंडेशन किया गया गुजरात गवर्नमेंट द्वारा, तो जो राष्ट्रपति थे वो इसको रिकंसिडरेशन, इसके ऊपर पुनः विचार करने के लिए भेज दिए। द यूनियन गवर्नमेंट टुक द हिंट एंड ड्रॉप्ड द प्रपोजल। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट थे वो समझ गए कि यहाँ पे सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ये किया जा रहा है, तो इसको वह खारिज कर दिए, लागू होने नहीं दिए। 9.3 फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब देखिए, जो आर्थिक आपातकालीन परिस्थिति हुई वो क्या था? द थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी इज फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 360। अब जो तीसरे प्रकार का जो आपातकालीन परिस्थिति है वो हुआ आर्थिक आपातकालीन, जो कि हमारे आर्टिकल संशोधन 360 में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। It provides that if the President is satisfied that the financial stability or credit of India or any of its part is in danger, he may declare a state of financial emergency. इसमें यह है कि अगर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो जाते हैं कि भारत का कोई हिस्सा या पूरे भारत में अगर आर्थिक रूप से कोई परेशानी आने वाली है, कोई खतरा होने वाला है, तो वह उस राज्य को आर्थिक आपातकालीन परिस्थिति की घोषणा कर सकते हैं। Like the other two types of emergencies, it has also to be approved by the parliament. अब देखिए, जो हम लोग पढ़े
आगे दो इमरजेंसीज के बारे में, उसी प्रकार ये जो इमरजेंसी है इसको भी संसद द्वारा मंजूरी लेना जरूरी है। इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 months। 2 महीने के अंदर दोनों संसद से, दोनों हाउसेस से इसका मंजूरी लेना जरूरी है। फिनेंशियल इमरजेंसी कैन ऑपरेट एज लॉन्ग एज द सिचुएशन डिमांड्स एंड मे बी रिवोक्ड बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। आर्थिक जो आपातकालीन परिस्थिति है यह तब तक रह सकती है जब तक उस परिस्थिति का मांग है, सिचुएशन डिमांड करेगा, और इसको हटाया जा सकता है किसी एक घोषणा के जरिए। 9.3.1 इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसीज। अब देखिए, जो आर्थिक हम लोग आपातकालीन परिस्थिति की बात कर रहे हैं उसका क्या क्या इफेक्ट्स हुआ, ठीक है, उसके क्या क्या प्रभाव पड़े, आइए वो देखते हैं। द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसीज मे हैव द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस। जब भी आर्थिक आपातकालीन की घोषणा की जाती है तो उसके ये सारे चीज कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट मे गिव डायरेक्शंस टू एनी ऑफ द स्टेट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल मेथड। अब जो केंद्र सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट, वो राज्य सरकार को दिशा निर्देश दे सकती है उसके आर्थिक मामलों में। The President may ask the state to reduce the salaries and allowance of all or any class of person in any government service। अब जो राष्ट्रपति है वो यह राज्य को बोल सकता है कि जो लोग सरकारी नौकरियां कर रहे हैं उन सभी का या कुछ लोगों का, कुछ कुछ डिपार्टमेंट का आप तनख्वाह कम करें, अलाउंस कम करें। The President may ask the state to reserve all the money bills for the consideration of the Parliament after they have been passed by the state legislature। अब जो राष्ट्रपति है वो राज्य को ये कह सकते हैं कि जितना भी आपको बिल दिया गया है, मनी बिल्स, आप उसको रिजर्व करके रखें ताकि उस पर संसद में चर्चा हो, ठीक है, जो आपके राज्यसभा में पास हुआ था। The President may also give direction for the reduction of salaries and allowance to the central government employees, including the judges of the Supreme Court and High Courts। अब जो राष्ट्रपति है वो ये भी बोल सकते हैं कि जितने लोग केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज़ हैं उनका सैलरीज आप कम करिए, उनका तनख्वाह कम करिए, अलाउंस कम कीजिए। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका भी आप तनख्वाह कम करने का प्रावधान हो सकता है। सो फार फॉर्चुनेटली फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ नेवर बीन प्रोक्लेम्ड। अभी तक भाग्यवश हमारे देश में आर्थिक आपातकालीन परिस्थिति, फाइनेंशियल इमरजेंसी, कभी भी इसकी घोषणा नहीं हुई है। अब देखिए, जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देखते हैं वो क्या क्या पढ़े हैं अभी तक, हम लोग देखते हैं। व्हाट यू हैव लर्न्ड। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट हैज बीन गिवन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स टू डील विद द certain abnormal situation in order to protect the security, integrity and stability of the country। भारतीय संविधान के अनुसार जो हमारे राष्ट्रपति है उनको असाधारण शक्तियां दी गई हैं ताकि जब कोई ऐसा परिस्थिति आता है जो अबनॉर्मल है तो वह हमारे देश की सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी, स्टेबिलिटी, हमारे देश की रक्षा कर सके, हमारे देश को प्रोटेक्ट कर सके। फॉर दिस पर्पस देयर आर 3 types ऑफ emergencies which can be proclaimed by the President of India on written advice of the Union Cabinet। अब इसके लिए 3 प्रकार के आपातकालीन परिस्थितियां हैं जिसकी घोषणा की जा सकती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ये तभी होगा जो कि जब कोई यूनियन कैबिनेट का रिटन एडवाइस होगा, ठीक है। These 3 types ऑफ emergencies आर, अब वो जो 3 प्रकार के आपातकालीन परिस्थितियां हैं वो क्या है। नेशनल इमरजेंसीज, आर्टिकल 352, राष्ट्रीय आपदा की परिस्थिति जो कि संशोधन 352 में है। इमरजेंसी ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, आर्टिकल 356, जब इसको हम लोग राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। जब सरकार अपने राज्य को नहीं चला पाती है तब यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। फिनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360, आर्थिक आपातकालीन परिस्थिति जो कि आर्टिकल 360 के अंतर्गत आता है। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 हैज बीन डिक्लेयर्ड 3 times so far। जो राष्ट्रीय आपातकालीन परिस्थिति है वो
आर्टिकल 352 के अंतर्गत आती है, वो हमारे देश में 3 बार लागू की गई है. Twice it was imposed due to the external aggression, once by China and another by Pakistan, whereas it was declared only once on the basis of the fear of internal disturbance. 2 बार एक्सटर्नल जो बाहरी आक्रमण है हमारे देश में, एक बार चाइना द्वारा और एक बार पाकिस्तान द्वारा जब हुआ था तब नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, और एक बार इंटरनल डिस्टर्बेंस, भारत के जो लोग हैं उनका जो विद्रोह हुआ था उसके वजह से यह चीज आया. दिस इमरजेंसी वॉज इम्पोज्ड ऑन 25 जून 1975. अब यह जो आपातकालीन परिस्थिति है यह 25 जून 1975 में लागू किया गया. इमरजेंसी ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज बीन डिक्लेयर इन मोड ऑफ द स्टेट सम टाइम और द अदर. अब देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर है, ठीक है, जब हमारा संविधान ठीक से किसी राज्य में काम नहीं कर पाया, इसके वजह से जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया वो एक राज्य में, हमारे देश के बहुत सारे राज्य में बहुत बार लगाया गया. बट फाइनेंशियल इमरजेंसीज हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड सो फार. लेकिन जो आपातकालीन परिस्थितियां हैं वह हमारे देश में अभी तक लागू नहीं हुआ. कौन सा आपातकालीन? आर्थिक आपातकालीन परिस्थिति. इमरजेंसी व्हेन इम्पोज्ड अफेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन. जब कभी भी आपातकालीन की परिस्थिति आती है, जब इसकी घोषणा की जाती है, तो हमारे देश के नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है उस पर असर पड़ता है. इट ऑल्सो अफेक्ट्स द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. जो राज्य सरकार है उसका जो स्वराज्य होता है उस पर प्रभाव पड़ता है. द पावर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इंक्रीजेस एंड इट कैन मेक लॉज इवन ऑन द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट. अब देखिए, राज्य सरकार का जो काम है वो काम का जो शक्ति करने का शक्ति भी केंद्र सरकार के पास चला जाता है. ठीक है, केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ जाती हैं और राज्य सरकार के मामलों में भी केंद्र सरकार दखल देने लगता है. द सेंटर गिव्स डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स. अब जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को दिशा दिखाने लगते हैं. प्रैक्टिकली स्पीकिंग द फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस इनटू अ यूनिटरी फॉर्म. अब जो हमारा जो संघीय स्वरूप है हमारे संविधान का, वह एक यूनिटरी फॉर्म हो जाता है, एक ही सरकार बन रह जाती है जो कि हमारा केंद्र सरकार है. So much so that when the proclamation of national emergency is in operation, some of the fundamental rights guaranteed by the constitution remain suspended. अब देखिए, जब नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति होती है तब बहुत सारे जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो हमसे ले लिए जाते हैं, हमारे संविधान द्वारा सस्पेंड हो जाते हैं. The second type of emergency under Article 356 is most frequently imposed emergency. अब जो सेकेंड टाइप ऑफ इमरजेंसी है जो आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है, संशोधन 356 के अंतर्गत आता है, वह बहुत बार लागू हुआ है. Under this, a state is put under the precedent rule if the elected representative fail to form or run government in a state according to the Constitution of India. इसके अंतर्गत किसी राज्य में जब वहाँ का जो सरकार है वो अगर उस राज्य को नहीं चला पाता है, अपने सरकार को नहीं चला पाता है हमारे भारतीय संविधान के अनुसार, तब वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है. दिस इज द मोस्ट मिसयूज्ड ऑफ इमरजेंसी विच हैज़ बीन वेहेमेंटली क्रिटिसाइज्ड बाय मैनी. ये एक ऐसा आपातकालीन का परिस्थिति है जिसको बहुत ज़्यादा इसका गलत इस्तेमाल किया गया है. ठीक है, और इसका बहुत ज़्यादा जोरदार इसका विद्रोह हुआ है. वेहेमेंटली का मतलब होता है जोरदार और क्रिटिसाइज का मतलब होता है इसके किसी चीज़ के जब आप खिलाफ बोलते हैं, विद्रोह करते हैं, तो उसको क्रिटिसाइजिंग कहते हैं. द थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी इज फाइनेंशियल इमरजेंसी विच हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड सो फार. जो तीसरे प्रकार का जो आपातकालीन परिस्थिति है वो है आर्थिक आपातकालीन परिस्थिति, जो अभी तक भारत में एक बार भी नहीं घोषणा किया गया है. During this type of emergency, the President of any India may give direction to the Union as well as the state government to reduce the salaries and allowances to their employees, including the judges. जब भी कभी आर्थिक आपातकालीन परिस्थिति आती है, ठीक है, तब जो
भारत के राष्ट्रपति हैं वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यह निर्देश दे सकते हैं कि वह अपने कर्मचारियों का सैलरीज, तनख्वाह, उनके जो अलावेंसेस वो देते हैं वह उसको कम कर दे। जो जजेस हैं उनका भी तनख्वाह कम कर दिया जाने का प्रावधान है इसमें। द पर्पस ऑफ डिक्लेयरिंग दिस टाइप ऑफ इमरजेंसी इज टू सॉल्व फाइनेंशियल क्राइसिस। अब यह जो इमरजेंसी है, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये इसलिए लागू किया जाता है ताकि जो आर्थिक संकट आता है राज्य के ऊपर उसको संभाला जा सके। द प्रोक्लेमेशन ऑफ ईच टाइप ऑफ इमरजेंसी इज मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिटन एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट। अब देखिए, जो यूनियन कैबिनेट होता है अगर वो रिटन एडवाइस देते हैं तभी जाके जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वो किसी भी तरह के इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। यूनियन कैबिनेट का मतलब क्या होता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। Such a proclamation has to be approved by both the houses of parliament within 1 month in case of national emergency and within 2 months in case of the remaining 2 type of emergency from the date of imposition of such emergency। अब देखिए, ये जो घोषणा है इसको दोनों हाउसेस से, संसद के जो दोनों हाउस है, ठीक है, विधानसभा, राज्यसभा, उससे 1 महीने के अंदर नेशनल इमरजेंसी के दौरान और बाकी दोनों इमरजेंसीज के दौरान 2 महीने के अंदर पारित करवा लेना होता है, मंजूरी ले लेना होता है जिस तारीख से इसको इम्पोज किया गया है। द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी एज वेल एज द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इफ अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विल कंटिन्यू टू बी इन ऑपरेशन फॉर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन। अब मान लीजिए राष्ट्रीय आपदा, राष्ट्रीय आपातकालीन परिस्थिति, नेशनल इमरजेंसी अगर इसकी घोषणा हो जाती है, साथ ही साथ अगर प्रेसिडेंट रूल की घोषणा हो जाती है और यह चीज़ संसद से इसकी मंजूरी भी मिल जाती है, तो इसको 6 महीने के लिए लागू किया जाता है जिस तारीख से इसकी घोषणा हुई है। इन केस इट इज़ टू बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 6 months, अ सब्सिक्वेंट प्रायर रेजोल्यूशन हैज़ टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट टू दिस इफेक्ट। अगर मान लीजिए इस परिस्थिति को 6 महीने से ज़्यादा बढ़ाना है तो इसके लिए पहले से एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है संसद में। इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी वंस प्रोक्लेम्ड इट कंटिन्यूज टू ऑपरेट एज लॉन्ग एज इट इज रिक्वायर्ड। अगर कभी कोई आर्थिक आपातकालीन परिस्थिति आती है तो यह तब तक लागू रहती है जब तक इसकी जरूरत है। द इमरजेंसी प्रोविजंस प्रोवाइड द प्रेसिडेंट विथ स्वीपिंग पावर्स टू डील विथ अबनॉर्मल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। अब जो आपातकालीन हमलों का प्रावधान है, जो प्रोविजंस है, वो राष्ट्रपति को बहुत ताकत दे देता है। उनके पास सर्वोच्च ताकत होती है कि वो हर एक परिस्थिति को में काम कर सके, अब नॉर्मल सिचुएशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो सिचुएशन होता है उसको डील कर सके। एनी मिस यूज ऑफ दीज पावर्स कैन ईजिली लीड टू सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो शक्तियां हैं अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाएगा तो हमारे लोकतंत्र पे इसका गलत छाप होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक शब्द है सबवर्जन। सबवर्जन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विनाश होना। हमारा जो लोकतंत्र है, जो हमारा जनतंत्र है, उसका विनाश होगा। बट द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर मोर देन 5 decades has demonstrated that emergency power were generally used in the interest of the country, barring few cases where emergency was imposed due to political consideration। लेकिन जो वास्तविक में जो भारत में इस संविधान का इस्तेमाल हुआ या जो इमरजेंसी लगाया गया हमारे 5 दशकों में अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत बार ये ज़रूरत भी था, देश के हितों के लिए किया गया था, और कुछ कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जो कि राजनीतिक फ़ायदे के लिए इमरजेंसी लागू की गई थी। In spite of misuse of emergency provision in some of the state, there is a broad consensus that emergency provisions still have a role to play under the condition prevailing in India। अब देखिए, बहुत बार ऐसा हुआ है कि ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस है इसका गलत इस्तेमाल हुआ है राज्यों पे, फिर भी ये जो आपातकालीन प्रावधान है, इमरजेंसी प्रोविजंस है, इसका एक महत्वपूर्ण रोल है, काम है हमारे देश को आगे बढ़ाने में। पर क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, इसके विकास में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बाहरी और आंतरिक विद्रोही हैं, तो इन सब से संभलने के लिए ये सारे चीज़ों का प्रोविजंस रखना, इमरजेंसी सिचुएशंस का होना ज़रूरी है।
तो इस तरह से आप ये वाला चैप्टर भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट किए। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो जितना ज़्यादा हो सके हमारे वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो से पढ़ सकें। साथ ही साथ आपका जो भी सुझाव है वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि हमें समझ पाए कि किस तरह से आपको वीडियोज़ चाहिए और हम उस तरह से वीडियोज़ बना पाए। धन्यवाद।